जय हिंद, वंदे मातरम लेके आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आरआरबी एनटीपीसी का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये 2019 के जो क्वेश्चन थे जो कि कब हुए थे, तो 2021 में जो क्वेश्चन हुए थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो इसमें पिछले साल जो पूछे गए थे तो ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जो कि इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें बात करेंगे हम लोग किसमें, रीजनिंग की बात करेंगे, जीके जीएस की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे और स्पेशल साइंस अगर बात करें तो साइंस का। ओके, और ये अगर हम बात करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। और ये सारा जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दिया होगा पिछले साल। ओके, तो चलिए इस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। किसी ने कहा है कि परवाह ना कर, तमाशे होते रहेंगे ताउम्र। परवाह ना कर, तमाशे होते रहेंगे ताउम्र। तू ये ख्याल रख कि किरदार बेदाग रहे। ओके, अगर कोई एक लड़का है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी का भाई है, ओके, या किसी का पिता, तो अपने बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकता है। बस इतना ही कि तुम्हारे किरदार में मिलावट ना हो, दाग ना लगे तुम्हारे किरदार पे। बाकी तुम जो भी करते हो करते रहो, क्योंकि तमाशे ज़िंदगी भर होते रहेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक दाग लगता है तो वो कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इससे हमें क्या करना है, अपने आप को बचा के रखना है। तो चलिए आते हैं हम लोग सेशन पे। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए आपके सामने ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है कि मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कब का पेपर है। ओके, चलिएगा यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें दिख रही होंगी। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी का जो है कि ये है और स्नातक स्तरीय परीक्षा है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी 1। और अगर हम ये बात करते हैं किस शिफ्ट का है तो ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट भी आपको दिख रहा होगा कि 17/1/2017 का ये पेपर हम आप लोगों के सामने लेके उपस्थित है। चलिए बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग एक एक करके इस सारे क्वेश्चन को करते हैं। ओके, चलिए तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि एक समबाहु, ठीक है, समबाहुज भुज का प्रत्येक बहिकोण जो होता है वो 90 डिग्री हो तो समबाहु भुज का कितनी भुजाएं हैं ये हमें बताना है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि अगर बहिकोण की अगर हम बात करते हैं कि बहिकोण अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होता है, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला आप बिल्कुल देखते हुए चलिएगा कि समबाहु का प्रत्येक बहिकोण बराबर कितना होता है, तो बहिकोण बराबर होता है हमारा 360 अंश बटे यहाँ पे यन कर लेते हैं। और ये जो यन होता है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है जो यहाँ पे अंश दिया गया होता है। तो इस लिहाजे से हमारा 300 यहाँ पे 36 हो जाएगा। और जैसे यन की जगह क्या दिया है तो 9 डिग्री दिया है। अगर हम इसको काटते हैं तो 9 चौको 36, ये 40 बार जाएगा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें 40 जो है कि इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का कि यन क्या है, तो यन बराबर होता है जो यहाँ पे संख्या दी गई होती है कितने बहिकोण होते हैं तो उन्हीं को, और जो कोणों की मान होता है 360 अंश उसमें हम भाग दे देते हैं तो हमारा यन का मान आ जाता है। तो यन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, और 40 मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए यही चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे समझाई गई हैं। तो इस तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देंगे आप।
ओके। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 0.56, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बार लगा है, के तुल्य है, दशमलव पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 56/100, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 56/1000, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 56 बटे जो है कि 99, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 560/90। तो अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन छोड़ दीजिए, सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर हम देखते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, कि अगर ये 0 हो गया, ओके, और ये ऐसे लिखाएगा 556, ओके, और ऐसे इस पे क्या होता है, इसको हम बार कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको हटाते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको हटाएंगे तो ये 0 जो होता है ये 0 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद हम लिखेंगे 56 बटे, और कितने पे बार है, एक अंक पे, दो अंक पे, कितने अंक पे बार है उतना हम क्या करेंगे, नीचे 99 लिख देंगे, ओके। क्या करेंगे, 99 लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 56/99। तो हमारा क्या है, इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सी हो जाएगा 56/99। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा गया है, कोई तोप वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि एनटीपीसी में ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है भाई हमें नहीं आता है। बिल्कुल आपसे बन जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके सामने ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब 0.56 ऊपर बार है, बार को हटाएंगे, जितना जय अंक पे है उतना हम नीचे 99 कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्लीट द एनालॉगी, ओके। एनालॉगी मतलब समानता को पूर्ण कीजिए। तो दिया है कि 3, ओके, फिर दिया है आपका 11। अब 3 को ऐसा क्या किया गया है कि 11 आया है, और सेम वही स्ट्रेटजी लागू करना है 7 पे, जो यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा क्या हो, आ जाए, ओके। तो हम देखते हैं कि 11 को कैसे, 3 को कैसे 11 बनाया गया है, तो हमें यही चेक करना है, और जो यहाँ पे आएगा वो आगे हो जाएगा। अगर हम चेक करते हैं 3 को, तो 3 को देखिए, 3 3 9, अगर हम इसका स्क्वायर करके और इसमें अगर 2 जोड़ दें, क्या करें, 3 का स्क्वायर करके, ओके, और प्लस 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, और प्लस हो जाएगा हमारा 2 बराबर 11 हो जाएगा। वैसे ही 7 का हम देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और प्लस अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 51 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 51 आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। इसमें दिया है कि जैसे आप पढ़ सकते हैं कि दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो हमें बताना है कि आरोही क्रम कौन सा है, और आपको ये संख्या दी गई हुई है, ठीक है। हमें इसके क्या बताने हैं, तो हमें इसके क्रम बताने हैं, कौन सा क्रम सही होगा। अगर हम क्रम की बात करते हैं संख्या को देखते हुए, तो अगर संख्या को अगर हम हल करने की कोशिश करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम 1 बटे इस संख्या को हम बस लेते हैं, किसका, इसको अगर हम लेते हैं 1/3, तो 1/3 क्या होता है, अगर हम देखें तो 1/3 होता है हमारा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये 0 दशमलव जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 3 आता रहेगा। अगर हम भाग देते हैं इसमें तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 और दशमलव लगा के 10 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9 होगा। तो ऐसे हमारा 3 3 क्या होगा, रिपीट करता रहेगा, ओके। अब आते हैं दूसरे नंबर की संख्या पे। अगर हम दूसरे नंबर की संख्या पे अगर देखते हैं 4/15, अगर 4/15 की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना आएगा, तो 4/15 की अगर हम बात करते हैं तो 4/15 कितना आएगा, अगर हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लगा के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 15 से अगर हम भाग देंगे तो 15 के 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ओके। तो 2 बार ये जाएगा भाग, और ये 40 है और 30 हो गया, तो बचेगा कितना, 10 10 बचेगा, और 10 में उसके बाद हम एक 0 बढ़ा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ओके। अरे सॉरी माफ़ करिएगा,
40 हो गया यहाँ पे, और 40 में से 15 दूना की 30, 10 बचा, 100 हो गया। अब हम 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 बचेगा, तो मतलब ये है कि अब हमारा क्या है, 6 6 रिपीट करेगा। ठीक है, ये दूसरी संख्या के लिए। तीसरी संख्या की अगर हम बात करते हैं, ये दिया है हमारा 0.33। अगर हम 0.33 की बात करते हैं तो ये बिल्कुल हमारा वही संख्या हो जाएगा जो कि यहाँ दिया था 1/, अगर हम बात करते हैं तो 1/3 की, तो ये संख्या हमारा हो जाएगा। तो ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या में हम अगर देखें कि सबसे छोटी संख्या कौन है हमारी, तो सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि 4/15 हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। आरोही क्रम का क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, बढ़ते हुए क्रम में जाना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारा ये हो गया, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, पहले नंबर पे। ये कहाँ है, यही है सी नंबर पे। तो हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा सी नंबर इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और कहीं हमें नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, सिर्फ सी ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे 4/15 स्टार्टिंग में दिया है, और उसके बाद ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ओके, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1/3 को अगर आप भाग देंगे तो इतना जाएगा, 4/15 को भाग देंगे तो इतना जाएगा, और ये हो गया हमारा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा, इससे ये क्या है, बड़ा है, और इससे ये बड़ा ये है। ठीक है, तो इस लिहाजा से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हम लोगों का, इस वजह से आरोही क्रम में क्या हो गया था हमारा, वो हो जाएगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा सारणी वाला जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को मैं आपको कई सारणी को लेके मैं करा दूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे क्या होंगे ना, कि जब मैं इसको कराने की कोशिश करूंगा तो हमारा सारा समय जो है कि यही क्वेश्चन खा जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको एक स्पेशल सीरीज लेके आएंगे, जिसमें कि आपको यही सारणी पूर्वक जो कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, और आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा समय बहुत खाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, और इसमें अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो प्रकाशित तंतु होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विसरण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और सी कह रहा है प्रकीर्णन, और डी कह रहा है कि अपवर्तन। तो हमें बताना है कि जो प्रकाशित तंतु है वो किस पे कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं कि वो किस पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल जो कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे और देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्वाड कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशे के बना प्रकाशित तंतु जो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भाग के परीक्षण हेतु अंतःदर्शी जो होता है इसके लिए किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडोस्कोप। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा कि इंडोस्कोप। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैं एक एक बताते हुए चल रहा हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का कि अक्टूबर 2015 में 90 देशों में से 350 से अधिक प्रकाशित हुई युगांतकारी घटना में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या घटना थी। तो उस घटना को बताना है कि वो घटना क्या थी। तो आइए हम लोग ऑप्शन के तरफ चलते हैं, और ये रहा हम लोगों का ऑप्शन। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ थी, या फिर संयुक्त राष्ट्र की 90वीं वर्षगांठ थी, या संयुक्त राष्ट्र की जो है कि 50वीं वर्षगांठ थी, या फिर हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो है कि 60वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, ओके, अगर हम बात करते हैं तो 70 एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, या फिर 90 जो है कि एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, या 50 जो है कि यूनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, या फिर 60 यूनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन। तो हमें बताना है कि क्या था। तो अगर हम बात करते हैं कि जो उस समय हुआ था 15 अक्टूबर 2015 में, जो कि 90 देशों में से 350 देश से अधिक प्रकाशित हुई थी, तो वो क्या था, वो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60, और सॉरी माफ़ करिएगा 70 वर्षगांठ थी। किसका? संयुक्त राष्ट्र सभा का। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, और इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 में 70वीं वर्षगांठ मनाया गया, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में हुई थी। वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। अंतिम सदस्य देश दक्षिणी सूडान बना है। ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें कितने देश हैं, तो 193 हैं, और सबसे नवीनतम अगर देश कौन बना है, अंतिम देश कौन बना है, तो वो दक्षिणी सूडान है। इसके महासचिव की अगर हम बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरस हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हुए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। अगर आप थोड़ा सा अगर इसको हम छोटा करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए, क्वेश्चन है कि एक सीमित त्रिज्या वाले 2 सेमी ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना घन सेमी है। अगर पाई बराबर दिया है कि पाई बराबर अगर हम मानते हैं कितना 22/7, तो कितना हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल इजी है। अगर लंब वृत्तीय बेलन की आयतन की बात करें तो आयतन बराबर कितना होता है, आयतन बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फार्मूला होता है, किसका होता है, तो लंब वृत्तीय बेलन आयतन का, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो पाई का मान दिया है कितना 22/7, तो 22/7 हमने रख दिया। आर दिया है कितना 1 सेमी, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और एच दिया है कितना 2, कितना दिया है 2 दिया है। तो इसी को हल कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ओके, तो ये हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस लिहाजे से हमारा कितना हो जाएगा 22 × 2/7 हो जाएगा। तो 22 की अगर हम बात करते हैं, अगर गुणा करते हैं तो 22 दूना 44/7 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा क्या होगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिफाइन करते हुए और हम बिल्कुल आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन बस क्वेश्चन की जो परिभाषा होती है वो लंबी होती है। इस वजह से हमें क्वेश्चन क्या होता है समझ में जल्दी नहीं आ पाता, और टाइम टेकन होता है, जिससे कि हमें कम समय में जल्दी हल करना होता है। लेकिन हम वो क्वेश्चन समझ के हमें लगता है कि कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, इस वजह से हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल कितना समय लगा है, हमें लगता है कि हम लोगों ने 30 से 40 सेकेंड में क्वेश्चन को हल कर दिया था। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। ओके, चलिए आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन के अनुसार कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन सच होंगे, भले ही समानता ज्ञान होने पर तथ्य के साथ विचलन प्रतीत हो। ओके, और फिर निश्चय किया जाए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्क संगत और उल्लेखनीय कथन के अनुसार है। तो हमें अब वो बताने हैं जो कि कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। तो अगर हम बात करते हैं कुछ राजा क्या है, रानियां हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका सर्कल कैसे बनेगा, तो सर्कल हमारा बन जाएगा ये एक हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं आर, राजा हो गया। ओके, अब हम चलते हैं रानी के तरफ। कुछ राजा रानियां हैं, ये राजा हो गया, इसमें से कुछ ऐसे हो जाएगा जो कि ये वाला भाग क्या हो जाएगा, राजा जो है कि रानियां हैं, तो कुछ हो जाएगा। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्वीन हो गया। ओके, क्यों मानते हैं, जो कि क्वीन हो गया। सभी रानियां सुंदर हैं, तो अगर सभी रानियों की अगर बात करी जाए तो वो भी इस पे क्या होगा, ऐसे ही घूमेगा, और इसको हम क्या मान लेते हैं, सुंदर। सुंदर को क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। तो ओके, तो
इस तरीके से इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या अपने निष्कर्ष के तरफ, और निष्कर्ष कह रहा है कि ऑल किंग आर ब्यूटीफुल। ओके, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल मतलब सभी राजा सुंदर हैं, तो सुंदर और रानी तो ये हो गया। ओके, लेकिन राजा सभी सुंदर तो नहीं है, तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, अगला निष्कर्ष कह रहा है कि ऑल क्वीन आर किंग। अगर हम क्वीन की बात करते हैं तो सभी रानियां राजा है, तो सभी रानियां भी राजा नहीं है, कुछ है। अब कुछ राजा जो है कि ब्यूटीफुल भी है और रानी भी हैं, कुछ की अगर बात करता तो हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है सभी सभी, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस लिहाजे से हमारा न तो एक हुआ न तो दो हुआ, तो आगे हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। अगर हम बात करते हैं न तो एक न तो दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से हमें बिल्कुल देखते हुए क्वेश्चन को एक एक करके बिल्कुल आराम से देखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिएगा कि यदि योग के लिए गुणा, ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारा प्लस है ना, उसके हमें उसके लिए क्या करना है, गुणा करना है। ओके, घटाने के लिए भाग, जहाँ पे हमारा घटाना है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें उसके लिए भाग करना है। गुणा के लिए प्लस करना है, अगर ये गुणा होता है तो उसके लिए हमें प्लस करना है, और भाग के लिए माइनस करना है, और जहाँ पे हमारा भाग होता है उसके लिए क्या करना है, माइनस करना है, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल करना है। ओके, तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20। ओके, अगर हम 20 हो गया, और गुणा के योग के लिए क्या करना है, गुणा करना है। ओके, तो प्लस के लिए क्या होगा, गुणा होगा ना, और गुणा के लिए क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, तो गुणा के लिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 + 8 हो जाएगा। ओके, अब भाग करना है, तो भाग के लिए हमारा क्या होगा, तो भाग के लिए हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, अब फिर उसके बाद 8 हो जाएगा। आगे चलते हैं, माइनस है तो माइनस के लिए हमें भाग करना है। ओके, तो ये हमारा भाग हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं 4, तो 4 हो गया, फिर प्लस दिया है तो प्लस के लिए हमें गुणा करना है, और फिर ये 2 हो गया। इसी को अगर हम हल करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन ना, तो सिंप्लीफिकेशन में आप पढ़े होंगे। ओके, कि पहले गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम दे देते हैं भाग। ओके, इसको अगर हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2, और 2 ये और 2 ये मिला के कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे आ गया हमारा 4, और 4 से अगर हम इसको घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4, और 20 में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, और ये 2 हो जाएगा, और ये 2 का गुणा करके 4 बनाएगा, और 4 अगर हम 8 में से 4 घटाते हैं तो यहाँ 4 बचेगा, और 20 में जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 24 इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे ही क्वेश्चन, चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन निकालना है हमें। अगर हम माध्य विचलन की बात करते हैं तो ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन क्या होता है, इन सबको जोड़ के और जितनी संख्या होती है भाग दे देते हैं, तो हमारा आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या है, 7 से भाग देंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो 3 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में फिर हम क्या जोड़ते हैं, 27 में अगर 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 में 7 ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 34। और 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44, और 44 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 49, और 49/7। ओके, और अगर हम इसको भाग देते हैं तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, मीन को हम यम से डिनोट करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 7। ओके,
तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। अब हम निकालते हैं माध्य विचलन। अगर माध्य विचलन की बात करते हैं तो माध्य विचलन क्या होता है, ये जो 7 आया है इसमें से हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, इसी 7 में से 10 घटाएंगे, इसी 7 में से 10 घटाएंगे, इसी में से 4 घटाएंगे, इसी में से 7 घटाएंगे, इसी में से 10 घटाएंगे और इसी में से 5 घटाएंगे, और जो आएगा उसको ऐड करके फिर से हम 7 से भाग दे देंगे। अगर हम 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। ओके, 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और वही फिर अगला 10 में से अगर घटाएंगे तो फिर 3 बचेगा हमारा। और फिर 4 अगर कि हम 4 घटाने की अगर बात करते हैं तो फिर हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। और फिर 7 में से अगर 7 हम माइनस करते हैं तो हमारा प्लस के बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और वहीं फिर 7 में से 10 की अगर बात करते हैं तो 3 बचेगा, और प्लस 7 में से अगर 5 की बात करते हैं तो 2 बचेगा। तो देखिएगा 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 और 3 हमारा हो जाएगा 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 बटे कितने हो जाएंगे, सॉरी माफ़ करिएगा, ओके, 18 बटे कितना हो जाएगा, 18 बटे 7 हो जाएगा। अब 18 बटे 7 कौन है, तो ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 18 बटे 7 दिया है। तो इस तरीके से इसका माध्य और माध्य विचलन हम ऐसे ही निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से हम लोगों का ये अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही ध्यान से आप देखिएगा कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, तो अनीता का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है। ओके, तो हमें बताना है ये जो कि रिलेशन आ जाता है ना, ब्लड रिलेशन, तो इसमें हमें बताना है कि वो क्या होता है। अब मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फोटोग्राफर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ऐसे एक लड़की को दिखाता है, ओके, जो यहाँ पे है, और बताता है ये कि उसकी माँ, तो माँ का क्या होगा, एक पीढ़ी क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद देता है कि इसकी पुत्री है, तो पुत्री, क्योंकि अगर हम 0, आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर हम 0 लिखेंगे तो ये महिला के लिए, और अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पुरुष के लिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पुरुष के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, त्रिभुज का लिखेंगे हम, मतलब मैं त्रिभुज का प्रयोग करूंगा। और जब 0 अगर मैं बताता हूं तो 0 से क्या हो जाएगा, महिला के लिए प्रयोग कर रहा हूं। तो उसने कहा कि उसकी माँ की पुत्री मेरी माँ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया, इनकी माँ हो गई, और इनकी जो एकलौती ये पुत्री हो गई, और इनकी माँ जो है नीचे आके क्या होगा, ये अनीता हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन बन गया। और हमें बताना है कि ये जो आदमी है, ठीक है, फोटोग्राफर, इसका जो है कि अनीता से क्या संबंध है, अनीता उसकी क्या लगेगी, तो उस व्यक्ति की क्या लगेगी, चाची लगेगी, भतीजी लगेगी, माँ लगेगी, बहन लगेगी। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि क्या लगेगी, तो वो लगेगी भतीजी। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, भतीजी लगेगी। चलिए, ये रिलेशन होता है, हम लोग इसी को देखते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1997 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1986 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2004 में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 2012 में। अगर हम बात करते हैं भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1986 में इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखें तो बी हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था। इसके अंतर्गत वन आते हैं, जल आता है, वायु आता है और भूमि आता है आदि के संरक्षण व संवर्धन की बात की गई है। यह भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, ये भी हमें याद रखना है। अगर पूरे संविधान की अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची,
ओके, राज्य सूची और संघ सूची, 3 सूची में विभाजित किया गया है। एक होता है संघ और एक होता है राज्य, और इन दोनों के मिला के जो बनता है वो बनता है हमारा समवर्ती सूची। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फलाना चीज़ ये है तो किस समवर्ती सूची का जो है कि विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आगे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन को देखिएगा कि विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में प्राप्त है। तो कितना उसने दूरी तय किया है ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले जो है कि 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर 30 किलोमीटर और फिर चलता है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन हल कैसे होगा। चलिए, अगर हम इसमें बात करते हैं तो आप देखिएगा, हमें दूरी नहीं पता है कि दूरी कितना है, दूरी ही बताना है, तो हम मान लेते हैं कि दूरी जो है वो x है। ओके, अगर हम बात करते हैं ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर अगर बटे की बात करते हैं तो ये 10 हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ, फिर प्लस करते हैं, फिर उसके बाद हम x करेंगे, ठीक है, 3 करेंगे और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 30, और फिर प्लस करेंगे x बटे 3 बटे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और बराबर कितना हो जाएगा 15.5 जो है कि ये 60 मिनट में। ठीक है, तो ये दूरी हमारी होगी। अब इसी को अगर आप हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अरे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बात करते हैं तो क्या हम अगर ऊपर की अगर बात करें तो क्या हम इसमें से 1/3 अगर हम जो है कि 1/x माफ़ करिएगा, x बटे अगर हम 3 कामन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 240। ओके, एलसीएम की अगर आप बात करते हैं तो एलसीएम आप ले लीजिएगा 8 तिरिके 24। ओके, तो 8 से ये कटेगा, 30 से कटेगा और 10 से ये कटेगा, तो 224 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर 224 में 10 से भाग देंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 24 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, अगर वहीं 30 से अगर हम भाग देते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, और फिर अगर वहीं 8 से भाग देते हैं तो 30 बार में जाएगा। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको मैं हल कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अभी छोड़ दिया हूँ, हटा दिया हूँ यहाँ से, जो कि आप याद रखिएगा x बटे क्या है 3 जो है कि कामन लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, अगर आगे चलेंगे इसमें तो आप जोड़िए यहाँ 24 और 30। ठीक है, 24 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 4 54 हो जाएगा, और 54 में अगर 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 62 हो जाएगा। 62/240 हो जाएगा। ओके, 62 कितना हो जाएगा 240, और इसमें आ जाएगा हमारा 1 बटे जो है कि x बटे जो है कि 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अगर हम यहाँ x है और इन दोनों को अगर हम x बराबर अगर मानते हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आगे फिर क्या लिखा जाएगा। अगर मैं x बराबर की अगर मैं बात करता हूँ तो x बराबर आ जाएगा 15.5 हो जाएगा, और गुणे जो नीचे है वो इधर आके जो भाग था वो गुणा हो जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 60 और गुणे जो कि 62 हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको अगर हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर अगर हम काटते हैं तो इससे ये काटते हैं और जो है कि इससे जो है कि ये काटते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर जो है कि 3 बचेगा। तो x बराबर 3 बचेगा, और x का जो मान है वो क्या है हमारा 3 किलोमीटर। तो हमारा b जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, b जो इसमें है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही उम्दा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, और इसमें क्या कहा गया है कि रैंक फरवरी 2016 में कौन शहर भारत में न्यूनतम खुले में शौच और ठोस कचरा
कचरा प्रबंध अभ्यास की व्यापक स्वीकृति के साथ भारत के 73 शहरों में द्विपक्षीय शताब्दी 2016 में सबसे ऊपर था। तो वो हमें कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मैसूर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गंगगोट और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विशाखापट्टनम। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा वो 73 शहरों में वो कौन सा शहर है, तो वो शहर हम लोगों का कौन सा था? वो शहर था मैसूर। मैसूर इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि ईशान एक अच्छे श्रमिक की तरह कोमल से दोगुना कार्य है। ओके, और दिया है कि तथा दोनों एक साथ एक कार्य को 29 दिनों में क्या करते हैं? जो कि समाप्त करते हैं। तो केवल कोमल इस प्रकार कितने दिन में काम समाप्त करेगा, हमें यह बताना है। किसका पूछा है? कोमल का पूछा है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि जो इसका कोमल है वो मान लेते हैं कि x है। कितना है? x है, माफ़ करिएगा, वो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, x दिन में समाप्त करेगा। तो ये कितना है? क्योंकि ये दो गुना है तो ये हो जाएगा हमारा 1/x और प्लस 2 क्योंकि ये दो गुना है तो ये भी हो जाएगा x और बटे कितना हो जाएगा? ये कितने दिन में काम कर रहा है? 29 दिन में। 29 दिन में दोनों एक साथ काम करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा अगर जो हर जो है अगर सेम रहता है तो हम ऊपर ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? थर्ड बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/29 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो अब तिर्यक का गुणा इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ओके, तो फिर हमारा हो जाएगा 29 जो है कि 29 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 3 27 को 7 हाथ में लगा दूँ और 3 दूना के 6 2 8 बराबर 87। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 87 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। आइए आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। अगले क्वेश्चन को समझिएगा आप कि निम्नलिखित 2015 में एक विशेष अर्ध समृद्ध तेल जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर में IRCTC द्वारा आरंभ की गई थी। इस रेल का क्या नाम था? ठीक है, जो कि जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर के लिए जो जोड़ा गया था। तो 2015 में जो इस ट्रेन को शुरुआत किया गया था उसका नाम पूछ रहा है क्या है? तो वो था राजस्थान दर्शन या फिर राजस्थान क्वीन या फिर डेजर्ट सर्किट या फिर था डेजर्ट क्वीन। ठीक है, डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 2015 में जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी वो कौन सी ट्रेन थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डेजर्ट सर्किट। क्या था? डेजर्ट सर्किट, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। और यही आज हम लोग इस सेशन में 20 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी जो सेशन होगा वो मैं आपको अगले सेशन में करा दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो बचते हैं वो मैं करा दूंगा क्योंकि अभी तो आपके फार्म फिलअप हो रहे हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ सेशन को, और मैं समय रहते आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे इससे, क्योंकि ये इसमें एक ही पेपर नहीं है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैं आपको एक एक करके सारे पेपर करा दूंगा। तो आइए देखते हैं कि IRCTC, ओके, IRCTC डेजर्ट ट्रेनों को डेजर्ट सर्किट और हेरिटेज सर्किट के नाम दिया गया। डेजर्ट सर्किट जैसलमेर और जयपुर को दर्शन कराएगी, वहीं हेरिटेज सर्किट जो यात्रियों को वाराणसी, खजुराहो और आगरा ले जाएगी। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपको कितने क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं ये भी आपको हमें बताना है। जो कि इसमें जो पेपर है ना, पेपर में तो
3 चीज़ पूछा जाता है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो इसमें जीके जीएस रहता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को मैं लेके इसमें आप लोगों के सामने उपस्थित था। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।